हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह आपका संदीप की पाठशाला में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और ये अपना पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। उसके अंदर भी जो ग्रेविटेशन है उसको अपन पार्ट वाइज कवर करेंगे और आज ये अपना पहला पार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन के अंदर जो क्लास 9 के अंदर चैप्टर 10 आता है ग्रेविटेशन, वो अपन आज चालू करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के अंदर अपन कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस पहला टॉपिक रहेगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और थर्ड टॉपिक रहेगा अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लास्ट टॉपिक रहेगा अपना रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। तो ऐसे ही अपने अपनी जर्नी पार्ट 1 की चलने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी को पूरा लास्ट तक देखें और सारे टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करके जाएं। तो गाइस, अपन आज अपना पहला टॉपिक जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपन चालू करते हैं। तो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले अपन ये जानेंगे कि एक्चुअली में ग्रेविटेशन का महत्व क्या है। तो ग्रेविटेशन जो था वो एक्चुअली में आया कहाँ से, अपन ये चीज़ जानते हैं। तो ग्रेविटेशन की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो एक बंदे की वजह से हुई थी। उस बंदे का नाम था न्यूटन। उस बंदे के साथ क्या घटना हुई थी कि वो जो बंदा था वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठ के बुक पढ़ रहा था। ठीक है, तो वो जो पेड़ था ना वो सेब का पेड़ था गाइस, और वो सेब उसके सर पे आकर गिरा। तो फिर उसने सोचा कि जो भी बॉडी रहेगी अपने अर्थ के ऊपर वो कुछ समय के बाद अर्थ पे आके गिर जाएगी। तो उससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि भाई कोई ना कोई फोर्स तो है जो उस बॉडी को नीचे खींच रहा है। यहां से कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसको नीचे खींच रहा है। तो यहां से उसने बोला कि जो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और गाइस, यहां से उसके माइंड में ये थिंकिंग आने लग गई थी कि जो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं और वो सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं, और जितने भी जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है गोल गोल। तो ये सबका फिनोमेना जो होगा वो सब एक ही फिनोमेना की वजह से हो रहा है। वो क्या फिनोमेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइस, यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहा है। और हर जो प्लैनेट्स होता है उसका जो ग्रेविटी होती है वो अलग होता है, और जो ग्रेविटी अपना फोर्स लगा के किसी बॉडी को खींचती है उसको अपन बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन। तो गाइस, मैं को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो टॉपिक है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब जो अपना सेकंड टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। गाइस देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर से अप्लाई होता है, अप्लाइड फ्रॉम सेंटर। जो कि सेंटर से अप्लाई होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। गाइस, क्या हुआ था, एक जो बच्चा था उसने अपने हाथ में रस्सी पकड़ी और उस रस्सी के कोने पे एक स्टोन बांध दिया, उसको गोल गोल वो घुमाने लग गया। कि जब वो गोल गोल घुमा रहा है तो एक्चुअली में इस स्टोन का जो मूवमेंट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, उसके हैंड के मूवमेंट की वजह से हो रहा था। और उसका हैंड कहाँ लाया कर रहा था, सेंटर पे। तो यहां से समझ में आया कि बाहरी जो मूवमेंट हो रहा है स्टोन का वो सेंटर से हो रहा है। तो यहीं से डिफाइन हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो सेंटर से लगा होगा। तो एक्चुअली में क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपन ये बोल पाएंगे कि जो सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, सन के अराउंड में जो सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं उन सब का रीजन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड में घूमता है, उसका रीजन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो गाइस, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का बस महत्व इतना ही है कि जो सारे प्लैनेट्स का सन के अराउंड में घूमना और मून का अर्थ के अराउंड में घूमना, इसका बेसिक चीज यही है कि वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स जो कि सेंटर से ना लग रहा हो, नॉट applied
फ्रॉम सेंटर, ऐसे फोर्स को अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, मान लीजिए जो एक छोटा बच्चा है, आप सब लोग ने किया होगा कि जो बचपन में टायर को लेके मारना शुरू कर देते हैं, तो जब अपन टायर को मारते हैं बाहर से, तो वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द सेंटर, अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो सेंटर से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और वो टायर घूमने लग जा रहा है गोल गोल। तो जो सेंटर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है गाइस? फिर लास्ट जो टॉपिक है अपना क्या है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है गाइस? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल वो लाइन होती है जो कि साली सर्कल को टच करके हुए निकलेगी। अगर ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकलेगी, उस पॉइंट, उस लाइन को अपन बोलेंगे क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो गाइस अपन ने ये जो सेकंड पार्ट था अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये तीनों को अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो कि सेंटर से अप्लाई हो रहा है। उसी तरह अपन यही जान लिया कि जो सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड में घूमते हैं, उसका जो रीजन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर से अप्लाई नहीं होता है। ये अपन ने एग्जांपल देख लिया था, एक बच्चा जो था वो टायर को मार रहा था बाहर से, तो वो सेंटर से अप्लाई नहीं हो रहा था फोर्स। और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल वो लाइन होती है जो कि सिर्फ खाली सेंटर को टच करके निकलेगी, उसके अंदर नहीं जाएगी, बस बाहर ही उसके सरफेस को टच करके निकलेगी। उस लाइन को अपन बोलेंगे क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो गाइस जो अपना थर्ड टॉपिक है वो अपना रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस इस टॉपिक के अंदर अपन यही चीज जानेंगे कि आपने तो ये चीज बोल दी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते तो कितने फोर्स से लगा के अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका फोर्स की वैल्यू भी तो मालूम होनी चाहिए। वो फोर्स की वैल्यू अपन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मालूम चलेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि every body in this universe attract each other with certain force। पहले स्टेटमेंट तो ये बोल दिया उसने कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पहला टॉपिक क्या बोल रहा है वो, कि भाई जितने भी बॉडी होंगे यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, फिर इसके अंदर अपन ने क्या बोल दिया, और वो जो फोर्स होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। गाइस क्या बोल रहा है वो, कि पहला चीज तो इसने ये बोल दिया कि सारे बॉडी यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके स्क्वायर के। तो पहला अपन ये चीज ले लेते हैं कि मान लो एक ये बॉडी m1 है और एक ये बॉडी m2 है, बॉडी m1 और बॉडी m2। अब इसमें क्या करेंगे, इनके अपन सेंटर से रेडियस लेंगे। गाइस यहां इस सेंटर से इस सेंटर तक रेडियस क्या होगा, वो अपन ले लेते हैं r। ये बॉडी m1 और m2 की जो सेंटर से अपन रेडियस ले रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ये इसने पहले स्टेटमेंट बोल दी है, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे।
कि जो उसका जो फोर्स होगा वो उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फिर सेकेंड चीज इसने क्या बोल दी, जो उसका फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। गाइस यहां पे उसने बोल दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, जो कि स्क्वायर है इसका। तो यहां तक अपना पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड से अपन ये चीज बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है। अब इस डायरेक्टली साइन को हटाते हैं, जब भी एक डायरेक्टली साइन हटता है तो एक इक्वल टू के साथ, जब भी ये डायरेक्टली पॉइंट हटता है तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको अपन कैपिटल G से डिनोट करते हैं, G1 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता है कि भाई दो बॉडी जो एक दूसरे पर जब फोर्स अप्लाई करेगी वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। यहाँ तक अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक अपन ने यहाँ तक देख लिया कि जो F होता है वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल G होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को अपन यही बोलते हैं इसको अपन ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मैं इसकी एसआई यूनिट निकालना आपको बताता हूं कि एक्चुअली में कैसे इसकी एसआई यूनिट डिफाइन हुई है। तो यहां से अपन जो F इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर है, इसको अपन G इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। गाइस यहां तक आपको क्लियर है, यहाँ r स्क्वायर ऊपर चला गया और m1 m2 नीचे आ गया। अपन जानते हैं जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस में नापते हैं, तो उसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या हो जाएगा, kg इंटू kg। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट आ गई। तो गाइस यहाँ पे अपना जो थर्ड टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है कि क्या बोला जाता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अपन ने क्लियरली जान लिया। तो इस पार्ट का लास्ट टॉपिक अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गाइस इस पार्ट का अपन लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है अपन ये देखते हैं। गाइस आप लोग को ये चीज तो मालूम हो गई कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपन अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है भाई, जो भी आप एक्शन करोगे उसका उल्टा आपको सेम रिएक्शन मिलेगा, जिसको अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल में कर्मा बोलते हैं। आज आप जो करोगे कल आपको वही मिलेगा। तो यही चीज थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, आप जितना फोर्स इस पर एक्सर्ट करोगे उतना ही फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा अपन पे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। और उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ सर्टेन फोर्स। भाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी यही बोलता है कि भाई यूनिवर्स के अंदर कितनी भी बॉडी होगी वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो एक्चुअली में इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में रिलेशन क्या है, तो वो अपन निकालते हैं। तो पहला रिलेशन अपना ये निकलता है
कि भाई थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से जो मान लीजिए एक बॉडी m1 है और एक ये बॉडी m2 है, अगर वो इस पे फोर्स लगा रही है तो ये भी इस पे फोर्स लगानी चाहिए, ये थर्ड लॉ मोशन बोलता है। तो एक्चुअली में ये चीज सही है, ये भी m2 जो है ये भी इस पे फोर्स लगाएगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ बॉडी तो यही बोलती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई दोनों बॉडी जो होगी यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि भाई यस, जो बोलता है ये m2 बॉडी भी जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रही है m1 पे, और m1 बॉडी भी है वो भी फोर्स अप्लाई कर रही है m2 बॉडी पे। लेकिन जिसके पास लेस मास होगा वो ग्रेटर मास की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही चीज कहता है रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ मोशन। थर्ड लॉ बोलता है कि भाई जितना अपन करेंगे उतना ही अपन को मिलेगा। यूनिवर्सल बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडी हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अपनी तरफ एग्जर्ट करेगी। तो क्या बोल दिया उसने, अपन ने बोल दिया यहाँ पे m1 बॉडी m2 बॉडी, अगर ये बॉडी का मास कम है m2 बॉडी का तो भैया वो m1 बॉडी की तरफ खींचती चली जाएगी। तो यहाँ से जो अपना लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 का वो चीज क्लियर होता है। गाइस अपन ने अपना लास्ट टॉपिक कवर कर लिया था, रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने ये 4 टॉपिक्स देखे कि एक्चुअली में ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अपन ने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब इस पार्ट 2 के अंदर अपन अब ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्री फॉल क्या होता है, फिर स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे जो, और वो भी देखेंगे कि हर एक प्लैनेट्स का स्मॉल g डिफरेंट कैसे होता है और क्यों होता है। और फिर अपन ये भी देखेंगे कि भाई जो वैल्यूज होती हैं, जो मोशंस के जो इक्वेशंस होते हैं, जो कि v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये जो मोशंस के जो ऑब्जेक्ट अपन ने ये मोशंस पढ़ा हुआ था न्यूटन्स लॉ उसके अंदर, कि ये तो अपन ने देखा था कि अगर बॉडी रनिंग में होगी तो इसकी कैसे वैल्यू होती है। अब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे कि g से क्या इफेक्ट होता है अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तब इन 3 वैल्यूज पे इक्वेशंस पे क्या फर्क पड़ता है अपन वो देखेंगे। और लास्ट अपना ये देखेंगे मास एंड वेट का, जो कि पार्ट 2 आपको अगले पार्ट में दिखेगा।